वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। और इसको लर्न करने की ट्रिक है, सन डैड को बोलता है यूसी यूएसएसआर, डैड बोलता है ओआईसी। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हेनरी फ्यूल था ना, उसका ये मानना था अगर कोई भी सक्सेसफुल मैनेजर है उसमें सिर्फ नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको उसकी सराउंडिंग क्या हो रहा है उसके बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। अगर उसके जो सराउंडिंग अगर सही चीज़ नहीं हो रही थी, उसको किस तरीके से सही करना है ये भी आना चाहिए। उसको सिर्फ नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए। उसके बेस में उसने 14 पॉइंट दी है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रिक के हिसाब से जो डैड है, तो जो डी है उसका मतलब क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क, है ना। और मैनेजमेंट करने के टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको, जो हायर पोजीशन पे ना, हायर उसको देनी चाहिए, है ना। उसको देनी चाहिए सबसे ज़्यादा अथॉरिटी भी उसको देनी चाहिए। और जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं ना, उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे हम सबको वर्क डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने सोनू को दे दिया है कि भाई तेरे को टेक्निकल नॉलेज है तो टेक्निकल काम करेगा, तो वो टेक्निकल का संभालेगा ना, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी हम ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे सोनू का, और हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या फिर अगर डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होगा तो कभी सोनू झाड़ू मार रहा है, कभी पोछा मार रहा है, कभी ये देख रहा है वो देख रहा है, तो उससे हमें लॉस होएगा। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे जो हमें ना अगर ओसी लिखना है तो उसमें हमें जो पेपर चेकर उसको अट्रैक्ट करना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, टू साइड है ऑफ सेम कॉइन के दो साइड है। अगर ये पॉइंट लिख देना आया है उस आपके एग्जाम्पल पे चांद लग जाएगा। ये क्या, दो साइड है किसकी, सेम कॉइन के। यानी जब हमें ऑथोरिटी मिलती है तो उसके साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर हमें पर्सन को अथॉरिटी तो दे दी, पावर तो दे दी, अथॉरिटी यानी क्या, पावर तो दी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पर पावर नहीं दी तो क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया, है ना। जैसे कि हमारा जो टीम का कैप्टन होता है ना, जैसे रोहित शर्मा, उसको अथॉरिटी दे दी, उसके साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो अथॉरिटी आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी ही चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अब तीसरा आता है डिसिप्लिन, है ना। अब डिसिप्लिन यानी आपको मालूम ही है, पर अगर हम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का यूज़ करते हैं ना, तो हम ऑप्टिमम यूज़ ले सकते हैं रिसोर्सेज का, है ना। जो रिसोर्सेज उसका ऑप्टिमम यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में रहेगा तो कोई रूल्स को तोड़ेगा नहीं, सब शांति से चलता रहेगा और सब अच्छी तरीके से काम करेंगे सही मैनर में। अब यू का मतलब क्या था, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है ना, उसको एक ही जन से एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। और जो ये एम्प्लॉय है, जो एक ही सुपीरियर है, उसी को अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल यानी उसी को आंसर देना चाहिए, उसी से उसको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना चाहिए। इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न है तो क्रिएट होता है कि किसके पास जाओ, किससे पूछो, प्रॉब्लम है तो किससे पूछो, वो क्या होगा, नहीं होगा। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए मैनेजमेंट में। सी में क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ अ जनरल इंटरेस्ट, है ना। जैसे कि मैनेजमेंट हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, जब ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है वहाँ मैनेजमेंट जरूर होती है, क्योंकि जब बहुत सारी एक्टिविटी है उसमें कोऑर्डिनेट लाना पड़ता है। और हम जैसे कोऑर्डिनेट लाते हैं, ओके, वो कोऑर्डिनेट लिया है ना। अब क्या होगा, जो हमारा इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अब जो एम्प्लॉय है उसके ऑब्जेक्टिव को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसको बिजनेस की मेन ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट करना, है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कनेक्ट कर देंगे उसकी ऑब्जेक्टिव से, मेन ऑब्जेक्टिव किसका, फार्म का। जैसे फार्म ग्रोथ होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, ये क्या कनेक्ट कर दिया तो हमारी ग्रोथ डबल गुना बढ़ जाएगी। अब ई यानी इक्वलिटी। जो एम्प्लॉय ना, वो क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और उसमें क्या होती है, ह्यूमन बींग के अंदर सेंसिटिव होती है, उसकी फीलिंग होती है। इसलिए जो सुपीरियर है, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, उसको सबकी फीलिंग को लेना पड़ेगा, सबको एक जैसा समझना पड़ेगा और उन्हें गाइड करना पड़ेगा। तो इक्वलिटी ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप भेदभाव करोगे तो नहीं चलेगा, है ना। अब सी का दूसरा ई का मतलब क्या है, डी कोर, इसको हम फीलिंग ऑफ वननेस भी बोल सकते हैं, है ना। यानी कि एसपी डी कोर्स आपको याद नहीं रहना, तो आप फीलिंग ऑफ वननेस भी लिख दो आप, तो भी आपका मार्क कटेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा मैनेजर होता है उसके बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, है ना, एक रिलेशन होना चाहिए। कौन सा रिलेशन होना चाहिए, कि वो सब क्या है, एक है,
वो सब क्या है, एक है। एम्प्लॉय जो मैनेजर है उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन? वो सब एक है। जब वो सब एक कहवाएंगे तो मिल के काम करेंगे। जब हम सब एक साथ काम करेंगे ना, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टाइम पे अचीव हो जाएगा। ये हमारा एस्प्रिट डी क्रोप्स बोलता है, और उसको आप फीलिंग ऑफ वननेस भी लिख सकते हो। एंड फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको अचीव करते हैं, है ना। प्लानिंग करते हैं और अचीव करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो करेक्टिव स्टेप लेना है और उसको सही करना है, उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये हो गया। फिर एस यानी स्केलर चेंज टॉप से बॉटम तक होता है। और ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं। और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही गाइड करता है ना, और वही सब देता है, इन्फॉर्मेशन सब देता है किसको? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तरह करना पड़ेगा, और ये चेंज और तोड़ना नहीं चाहिए। ओके। एंड उसके बाद क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। जो हमारे स्टाफ होते हैं ना, वो हमारे एसेट होते हैं। कैसे एसेट होते हैं? इनवैल्यूएबल एसेट, है ना। इनवैल्यूएबल एसेट वैसे एसेट, इनवैल्यूएबल एसेट ऐसे एसेट जिसके हम वैल्यू नहीं लगा सकते, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, यानी बहुत ही महंगा ऐसा समझ लो। ओके, उसे हम बोलते हैं इनवैल्यूएबल एसेट। और जो इनवैल्यूएबल एसेट है, जो हमारे स्टाफ है, उसे हम मेंटेन करना पड़ता है कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि अगर जो स्टाफ है वो लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहेंगे तो उनकी तो ग्रोथ होगी, पहली तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कि ग्रोथ होगी, इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उससे जो हमारा फार्म उसको बेनिफिट होगा और हमारा फार्म हमारी ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल क्या? जो हमारे वर्कर है उन्हें क्या देना? रिटर्न देना। रिटर्न में हम बोनस दे सकते हैं उनके, किसके लिए? उनके एफर्ट्स के लिए। जो उन लोग एफर्ट्स करते हैं हमारे बिजनेस में, जो अच्छे काम करते हैं, जो बहुत ही परफेक्ट काम करते हैं, उन्हें रिटर्न देना। वो भी टाइम पे देना। हम रिटर्न में उसको क्या दे सकते हैं? जैसे कि बोनस दे रहे हैं, हम कोई अच्छा वर्क कर रहा है तो बोनस हो गया, या हम उसे प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, वो हो सकता है। को पार्टनरशिप दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, को पार्टनरशिप दे रहे हैं। जो हमारा फार्म है उसमें उसको ऐसा पार्टनर रखना चाहिए। और तीसरा है, अब आता है OIC। ओ यानी क्या? ऑर्डर। जो ऑर्डर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको हमने ऑर्डर दे दिया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। जैसे एम्प्लॉय होते हैं, वो तो ह्यूमन है, उनकी कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी मूड अच्छा होता है, नहीं होता है, तो ऐसा नहीं ये प्लान है तो इतना अचीव ही होना चाहिए, तो नहीं तो ओपन से चलता है। ओके, ये हो गया हमारा ऑर्डर में। यानी क्या? इंसेंटिव। इसमें क्या होता है? जो एम्प्लॉय ना, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है, वो क्या हो सके? बूस्ट हो सके, और उन लोग अच्छी तरीके से काम कर सके, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे हम उसको मोटिवेट करेंगे तो उनमें एक क्वालिटी आएगी। कौन सी क्वालिटी आएगी? वो याद रखना, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जो बिजनेस के फ्यूचर के लिए हम लीडर रेडी करें। ओके। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, C, सेंट्रलाइजेशन, है ना। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बहुत जो सारी पावर है उसको एक जगह कर देना, जिस सबकी पावर है एक जगह कर देना। और सेंट्रलाइजेशन को आप स्मॉल स्केल बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, जो बिजनेस छोटा है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो मेन जन है, जैसे कि ये हमारा ओनर है, इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना एज पर उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसको अथॉरिटी देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो और इसको है ना हमेशा यूज़ करेंगे किसमें? लार्ज स्केल बिजनेस में। और जो सेंट्रलाइजेशन है और स्मॉल स्केल बिजनेस में यूज़ करते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या? जो पावर है एक ही जन के हाथ में देना। हाँ, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी पावर सबको देते हैं, पर जो मेन पावर होता है हमारे ओनर के पास होता है, CEO के पास होता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म, एंड इफ योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ये जो मेहनत कर रहा हूँ वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली लाइक। ओके, थैंक यू।